हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे सिंबल्स होते हैं जो हम कंपाइलर को देते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कंपाइलर उनको रिकॉग्नाइज करता है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स जो बताते हैं कंपाइलर को कोई भी मैथमेटिकल, लॉजिकल, बिट वाइज या असाइनमेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सी के अंदर। ये टाइप्स हैं हमारी ऑपरेटर्स की। ये फर्स्ट वन इज़ अ अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो जिस टाइप को मैंने पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड नेक्स्ट वन वाज द लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद हमारी बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे सिंबल्स होते हैं, और जिन वैल्यूज़ के ऊपर जिन वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम अपना, वो वैल्यूज़ को ऑपरेंड्स बोला जाता है। ये वैल्यूज़ हमारी वेरिएबल्स हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, एक कॉन्स्टेंट या एक वेरिएबल हो सकता है, तो मिक्सचर हो सकता है हमारा वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को मैं अपनी लास्ट वीडियोस में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उनको चेक कर लीजिए। तो ये हमारे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसके अंदर क्या है, हम जिन फंक्शंस के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, या जिन ऑपरेंड्स के ऊपर, सॉरी जिन फंक्शन नहीं ऑपरेंड्स है यहाँ पे, जिन ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेंड्स वो वैल्यूज़ को बोला जाता है। तो इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ए एंड बी जो है हमारे ऑपरेंड्स हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। तो ये कौन सा फंक्शन हमने परफॉर्म करना है, जो भी हमने सिंबल यूज़ किया है वो पर्टिकुलर फंक्शन हमने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की टाइप है। एंड ए एंड बी क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, ए और बी दो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं। ए के अंदर मैंने 20 डाला है और बी के अंदर 10 डाला है हमने। तो ऑपरेटर्स हमारा एडिशन है, उसकी सब्ट्रैक्शन, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है दो ऑपरेंड्स को। ऑपरेंड कौन से है यहाँ पे, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है हमारा ऑपरेंड, और प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर। ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है एज अ आउटपुट। ए एंड बी में क्या है, 10 एंड 20 को ऐड करके हमें आउटपुट मिल रही है यहाँ पे 30। एंड देन क्या है, सब्ट्रैक्शन, ये क्या कर रहा है, सेकंड ऑपरेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि बी को ए में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है और हमें आउटपुट मिल रही है। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑपरेटर क्या कर रहा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को एज अ हम डिनोमिनेटर यूज़ करते हैं, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है इसको डिनोमिनेटर यूज़ करते हैं, यानी कि नीचे लिखी हुई वैल्यू डिनोमिनेटर होती है, ये ऊपर वाली न्यूमरेटर, और हम इनको डिवाइड करके जो हमारे पास आउटपुट आती है, ये हमारा ऑपरेटर हमें वो आउटपुट देता है। यहाँ पे 20 को 10 से डिवाइड किया गया है, और हमारे पास ये 2 पे जाएगा, और 2 हमारे पास एज आउटपुट आ गई। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, और ये हमें देता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। दो ऑपरेंड्स को डिवाइड करके जो हमारे पास एज अ रिमाइंडर बचता है वो हमें एज अ आउटपुट देता है। तो यहाँ पे क्या है, ए के अंदर क्या है हमारे पास, 20 को 10 से डिवाइड किया तो ये 2 पे चला जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसकी आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर जो है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, ए इंटू बी कर रहा है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 20 इंटू 10 दैट इज़ 200। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास, ये इंक्रीज करता है ऑपरेंड को, इंक्रीज करता है जो भी ऑपरेंड को आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे इंटीजर कह रहा है, इंटीजर को इंक्रीज करता है बाय 1। तो यहाँ पे आप ए के अंदर इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं 20, तो ए को प्लस प्लस किया तो क्या देगा आपको 21। ये कैसे इंटरनली वर्क करता है, ए को जब आपने प्लस प्लस किया, ए को जब आपने प्लस प्लस किया तो इसने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए को प्लस 1 करके, यानी ए के अंदर क्या था 20 प्लस 1 करके यानी कि 21। अब ए के अंदर इसने 21 स्टोर करवा दिया। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी आपके पास 21 दोनों केसेस में। और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, दोनों केसेस में वैल्यू को बी के अंदर हमारे पास 10 स्टोर्ड है, उसको 1 माइनस करके हमारे पास 9 वैल्यू दे रहा है। तो आप ये ऑपरेटर को आगे भी ऑपरेंड के यूज़ कर सकते हैं और पीछे भी और आगे भी। जब आप इसको आगे यूज़ करते हैं तो इसको पोस्ट फिक्स
प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब इसको वेरिएबल के बाद में या ऑपरेंड के बाद में यूज़ करते हैं तो इसको पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट और ये क्या है आपके पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। नेक्स्ट हम करेंगे इन सारे ऑपरेटर्स के फंक्शन, एक एक प्रोग्राम बनाकर देख लेंगे। पहले मैं आपको एडिशन का प्रोग्राम, हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमने किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम के अंदर सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं और समझते हैं इसको स्टार्टिंग से लेकर, और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ किए हैं इसमें मैंने, और स्ट्रिंग्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करवाना, और हमारे ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग में डिफरेंस सब बताऊंगी आपको इस प्रोग्राम में मैं। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या कर रहा है stdio नाम की हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा है। इस फाइल के बिना जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग printf एंड scanf फंक्शन इस प्रोग्राम में मैंने यूज़ नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। scanf एंड printf एंड scanf फंक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम अपने प्रोग्राम में stdio हेडर फाइल इंक्लूड ना करें। नेक्स्ट क्या है हमारा conio.h हेडर फाइल, इसके बिना हम getch फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, और getch फंक्शन अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रसिस्ट नहीं रहती। हम आउटपुट स्क्रीन से इमीडिएट इनपुट स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं, कोडिंग स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं, और हम आउटपुट नहीं देख पाते अगर हमने getch नहीं लगाया हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा void main, इससे है हमारी एग्जीक्यूशन मेन के अंदर शुरू होती है, और मेन हमने यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की शुरू होगी। और सबसे पहले क्या किया हमने कर्ली ब्रेसेस, ये एक बॉक्स की तरह हम इसमें कर्ली ब्रेसेस हमेशा मेन के बाद लगाते हैं, और मेन की कर्ली ब्रेस हमेशा पूरे प्रोग्राम के लिखने के बाद हम एंड पे सबसे लास्ट पे हम बंद करते हैं, और getch को भी हम लास्ट पे लगाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, प्रोग्राम में जितने भी आपको वेरिएबल्स चाहिए मेन के शुरू होते हैं, हम उन सब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर टाइप के हमारे पास कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं हमने, इंटीजर टाइप के हमारे पास a, b, सम, मल। वेरिएबल्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं करवा चुकी हूँ आपको लास्ट वीडियोस में, आप जाकर चेक कर लेना। और मल हमारा क्या है, ये भी वेरिएबल नेम है। और नेक्स्ट क्या है हमारा मोड, ये भी हमारा एक वेरिएबल नेम है। और क्या है हमारे पास div, ये भी क्या है हमारा वेरिएबल नेम है। ये मैंने वेरिएबल नेम अकॉर्डिंगली रख लिए हैं, जैसे मैंने फंक्शन परफॉर्म करके जिन वेरिएबल्स में आउटपुट डलवानी है उसके अकॉर्डिंग मैंने नाम रख लिए हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने जिस वेरिएबल में सम की आउटपुट डलवानी थी उसका नाम मैंने सम रख लिया, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन की आउटपुट डलवानी थी उसका नाम मैंने मल रख लिया, और जिसमें मैंने रिमाइंडर की आउटपुट डलवानी थी उसका नाम मैंने मोड रख लिया, और जिस वेरिएबल में मैं डिवीज़न की आउटपुट डलवाना चाहती थी उसका नाम मैंने डिव रख लिया। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप अपने नाम रख सकते हैं, नाम पे कोई रिस्ट्रिक्शन सिर्फ वही है जो वेरिएबल के नेम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वेरिएबल की वीडियोज़ में। तो इसमें क्या किया मैंने, ए के अंदर 10 डाल दिया। ये इस हर एक वेरिएबल में ने हमारी मेमोरी के अंदर, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, ये मैं स्पेस दे देती हूँ थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। ये हमारी क्या है डेटा टाइप इंट, एंड देन ये सब क्या है वेरिएबल नेम। इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा, और एंड ऑफ द स्टेटमेंट पे हमने हमेशा सेमीकोलन लगाना है। ये इंटीजर टाइप के हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं 1 2 3 4 5, और ये मेमोरी में कहीं भी ये 2 बाइट्स रिजर्व करेंगे। हर एक वेरिएबल कितनी बाइट रिजर्व करेगा मेमोरी में, 2 बाइट्स। तो हर एक ने क्या किया, 2 बाइट रिजर्व किए हैं ये सब ने। और हमने क्या करा, ए के अंदर 10 डाला, और यहाँ पे ए में क्या गया हमारे पास 10, एंड यहाँ पे क्या किया है हमने, बी के अंदर 30 डाला है और बी में 30 गया। एंड नेक्स्ट क्या है हमने सम वेरिएबल के अंदर ए और बी को ऐड करके डाला है। ए और बी को ऐड करेंगे 10 + 30, अगर 10 + 30 करेंगे तो आउटपुट हमारे पास 40 आएगा, और सम में क्या डल गया 40। जब भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम असाइनमेंट इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको एक्सप्रेशन बोल देते हैं हम पूरे को, एक्सप्रेशन जो भी हमने लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन पहले एवेल्युएट होता है, यानी कि वो पहले सॉल्व किया जाता है और वो सॉल्व करके जो आउटपुट आती है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन कर दी जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बोला जाता है कि कौन सा ऑपरेटर कब एवेल्युएट होगा, कौन सा पहले चलेगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, उसको प्रेसिडेंस बोलते हैं ऑपरेटर्स की। तो हमारे जो इक्वल टू ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में होती है, बहुत कम होती है, यानी कि ये हमेशा सबसे लास्ट पे चलता है। तो राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी होंगी असाइनमेंट ऑपरेटर के वो पहले एवेल्युएट होंगी। तो यहाँ पे इक्वल टू भी ऑपरेटर है, प्लस भी ऑपरेटर है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड पहले एवेल्युएट होगी। यहाँ पे क्या है, ए और बी ऐड होंगे। 10 + 30 हमारे पास 40, 40 आने के बाद क्या हुआ, ये 40 सम को असाइन हो गया, सम में डल गया। तो यहाँ पे सम में क्या चला गया, 40। इस स्टेटमेंट के कारण हमारे पास सम में 40 चला गया। एंड नेक्स्ट हमने क्या करा है, a इंटू बी। ए में क्या है 10, बी में 30, 10 इंटू 30 क्या है हमारे पास 300। 300 किस में जाएगा, मल के पास। तो ये मल के पास क्या गया, इस स्टेटमेंट के कारण हमारे पास 300। नेक्स्ट क्या है हमारा डिव। डिव क्या कर रहा है, डिव वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ए को बी से डिवाइड करके, ए को डिवाइड बाय बी कर रहे हैं। हमारे पास ए में क्या है 10, 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। 10 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0। ओके, 10 को 30 से डिवाइड करा तो क्या आएगा आपके पास, ये जाएगा ही नहीं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0। एंड रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 10। तो आप यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लो, हम क्या करते हैं यही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट, डिवीजन की आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 0। तो यहाँ इस स्टेटमेंट के कारण हमारा डिव के अंदर जाएगी आउटपुट इसकी, क्योंकि डिव में ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं और बी को डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 0। पॉइंटों वाली वैल्यूज बाद में नहीं आएंगी, क्योंकि अब पूरा डिवाइड हो सकता है। ये 10 से जब आप 30 को डिवाइड करते हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न नहीं है। 10 को अगर आप 30 से डिवाइड करते हैं तो क्या है हमारा 0 पे जाएगा और हमारे पास इसमें 0 लगेगी, और क्या है तो किस पे जाएगा, ये डॉट पॉइंट लग जाएगा 0 पॉइंट। देन क्या है 30 को हम 3 पे जाएगा तो क्या है 90 आएगा हमारे पास, 90 और 10 हमारा रिमाइंडर एंड देन फिर से 100। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी बेसिकली अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न होती है हमारे पास। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 30 से तो इंटीजर डिवीज़न, हमारा इंटीजर पार्ट क्या है हमारे पास 0। तो जब आप दो इंटीजर वैल्यूज़ को डिवाइड करते हो तो आपके पास सिर्फ इंटीजर पार्ट आता है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट हमारे पास क्रॉप हो जाता है या ट्रिम हो जाता है। तो इसकी आउटपुट अगर आपने 10 डिवाइड बाय 30 की है, यानी दोनों इंटीजर हैं, तो आपकी 0.33 आउटपुट नहीं आ सकती। इसमें सिर्फ आउटपुट क्या आएगी, सिर्फ इंटीजर पार्ट आएगा और इसका इंटीजर पार्ट क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ पे जब आपने a को b से डिवाइड करा, a में 10 है और b में 30 है, a को डिवाइड करेंगे b से तो हमारे पास डिवीज़न की आउटपुट 0 आएगी। और हमारे पास मॉडुलस क्या आएगा, a को जब आपने 30 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हुआ, सीधा डिवाइड, इंटीजर डिवीज़न की बात होती है। मॉडुलस हमेशा दो इंटीजर्स पे लगता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा दो इंटीजर पे लगता है और दो इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है, क्योंकि अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, मान लो मैंने 30 और 2 को डिवाइड किया, 30 एंड 2 को डिवाइड किया तो ये किस पे जाएगा, 15 पे जाएगा, 30 और 3 को डिवाइड किया, मान लो 30 एंड 5, ये भी इस पे भी जा रहा है, 30 एंड 7 को डिवाइड किया तो 7 4 पे जाएगा, 28 एंड 2 हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये चीज़ क्या है, रिमाइंडर। ओके, ये हमारी आउटपुट है ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न की आउटपुट ये आएगी और ये क्या आएगी आपके पास, रिमाइंडर आएगा। अगर आप 30 mod 7 करो तो क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 2। और अगर आप 30 डिवाइड बाय 7 करोगे तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास 4। वही चीज़ है यहाँ पे, जब आप दो इंटीजर्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं
तो आपकी आउटपुट हमेशा इंटीजर आती है। तो अगर उसका बाकी फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास आउटपुट है तो वो कट जाता है। तो जब यहाँ पे आप ए और बी को डिवाइड करोगे तो आउटपुट में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 10, क्योंकि 10 से डिवाइड किया है हमने 30 को, तो रिमाइंडर ये जाएगा नहीं, 0 पे जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 10 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास ए प्लस प्लस क्या करता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ए प्लस प्लस इंटरनली करता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मीन्स ए को एक इंक्रीमेंट करा, ए के अंदर क्या है हमारे पास 10 प्लस 1 क्या है 11, किस में साइन हुआ ए के अंदर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 11। ये काम हो चुके हैं, इनमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स चल चुकी हैं ये दोबारा से इवेल्युएट नहीं होंगी, इनकी आउटपुट यही रहेगी, ये सेव्ड रहेगी इसमें। उसके बाद क्या किया है बी, क्योंकि इनमें ऐड हो रही है ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब ये नहीं है ये चीज़ जो पहले से इवेल्युएट हो गई है वो चेंज होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ बी प्लस प्लस करने से क्या हो गया हमारे पास बी इज इक्वल टू बी प्लस 1। सो बी के अंदर क्या है हमारे पास 30, तो b इज इक्वल टू 30 प्लस 1, तो b में क्या हो गया हमारे पास 31, तो यहाँ पे क्या ओवरराइड हो गया 31 के साथ। तो अब a में क्या है 11 और b में 31, इन दो स्टेटमेंट्स के आउटपुट के कारण। ओके, तो इसको मैं रब कर देती हूँ, ऑब्वियसली ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये इन स्टेटमेंट्स की आउटपुट के कारण ये हमारी ए और बी की नई वैल्यू डल गई। अब लास्ट वैल्यू हम ए और बी की नहीं असेस कर सकते क्योंकि ये चेंज होगी इनकी कारण। अब यहाँ पे हम आउटपुट को प्रिंट करा रहे हैं, ये इन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर्ड हैं हमारी इंटरनली, अभी हमारी प्रिंट नहीं हुई, हमारी मेमोरी के अंदर ये सारी वैल्यूज़ एवेल्यूएट हो चुकी हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर सेव्ड हैं, लेकिन हमने अब प्रिंट करानी है। हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, उसको हम प्रिंट स्टेटमेंट पे प्रिंट करवाते हैं। ये इतने प्रोग्राम से आपको आउटपुट नहीं मिल सकती, ये मेमोरी के अंदर सेव हुई हैं। अब लेकिन अगर आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन पे ये चीज़ें देखनी है तो आपको इनको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अलग अलग जो वेज हैं यूज़ करने के, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने बताया था प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो भी आप स्ट्रिंग लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो सम ऑफ ए एंड बी, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, कोई क्वांटिफायर नहीं है, कोई वेरिएबल नेम नहीं है। यहाँ पे जो ए एंड बी यूज़ कर रहे हो डबल कोट्स के अंदर, ये वेरिएबल का नाम नहीं है। वेरिएबल का नाम इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जाता है प्रिंटफ के अंदर, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाले तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने ये क्वांटिफायर लिखा है तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल का नाम लिखा है राइट हैंड साइड में, तो ये वेरिएबल माना जाता है। ये डबल कोट्स में सीधा आपने जो चीज़ लिखी है प्रिंटफ के अंदर, डबल कोट्स में जो चीज़ एज लिखते हो वो हमारी कंसीडर होती है एज अ स्ट्रिंग। तो ये हमारी स्ट्रिंग है प्रिंटफ के अंदर, ये एक डबल कोट्स में मैंने स्ट्रिंग दी, तो एज इट इज़ ये क्या होगा हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगी। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रिंटफ में दी हुई स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होती है, लेकिन वेरिएबल नेम नहीं। वेरिएबल नेम जब आप यूज़ करते हो तो वेरिएबल की आउटपुट प्रिंट होती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग दी है आपने, ये क्या करेगी हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे, पहली आउटपुट, उनमें से कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। यहाँ प्रिंटफ में जो जो आप चीज़ें दोगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगी। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, वो इंटरनल वर्किंग बताई थी मैंने आपको। तो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सम ऑफ एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट होगा। ए एंड बी लिखा है आपने, ए एंड बी, उसके बाद हमने लिखा है इक्वल टू, तो वो एज इट इज़ हमारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा इक्वल टू। और उसके बाद ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको हमने टर्मिनेट कर दिया विद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के साथ ये लाइन हमारी फिनिश्ड है। नेक्स्ट लाइन में क्या किया है मैंने, प्रिंटफ %d यानी कि इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल प्रिंट करवा रही होंगी, इसलिए हमने यूज़ किया है %d, और डबल कोट्स के अंदर हमने %d लिखना, उसके बाद कोमा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल नाम कौन सा लिखा है, सम वेरिएबल। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कंपाइलर को कि सम वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। तो हमारी ये हमने नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल नहीं गया, हमारा कंट्रोल अभी इसी लाइन में है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो सम वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, 40 वैल्यू है, तो ये क्या करेगा हमारा सम वेरिएबल के अंदर 40 वैल्यू जो है वो प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इस तरीके से हमारी आउटपुट आएगी। उसके बाद क्या लिखा है,
ये स्टेटमेंट हो गई हमारी, ये स्टेटमेंट होगी। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास अब कंपाइलर गया, उस प्रिंटफ के अंदर सबसे पहले ये न्यू लाइन लिखा है, ये /n, इसको बोला जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। ये हमारा न्यू लाइन बोलते हैं हम उसको, ये हमारा स्पेशल सिंबल, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर है, ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। एक हमारा टैब स्पेस भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है, और भी हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स में यूज़ होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये न्यू लाइन जो है ये प्रोग्राम के कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में लेकर जाने के लिए यूज़ होता है। और ये टैब स्पेस, टैब कितनी स्पेस देने के लिए यूज़ होता है, एक यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराई है मान लो 5, और हम टैब स्पेस दे दिया तो ये स्पेस के बाद नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो टैब स्पेस नेक्स्ट उसी लाइन में थोड़ा स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। सेम लाइन में हमारा कंट्रोल रहता है लेकिन स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। न्यू लाइन हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में लेकर आने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा न्यू लाइन स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ प्रिंटफ के अंदर हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। आप इसको अलग भी लिख सकते थे, मैंने इसके साथ ही लिख दिया, इसको यहाँ पे साथ ही लिख दिया। आप अलग भी लिख सकते थे, यहाँ पे अगर मैं प्रिंटफ डबल कोट्स न्यू लाइन डबल कोट्स बंद सेमीकोलन, इस तरीके से इसको अलग भी लिख सकती थी। यहाँ पे ना लिखती और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देती, तभी भी हमारा कंट्रोल इस लाइन तक हमारा कंट्रोल यहाँ था, तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट लाइन में इस न्यू लाइन के बाद जो भी काम होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा, नहीं तो इसी लाइन में ही प्रिंट होता। अगर हम यहाँ पे न्यू लाइन नहीं लगाते तो मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, ये मल्टीप्लिकेशन यहीं प्रिंट होता, लेकिन मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है इसलिए मैंने इसके पहले न्यू लाइन लगा दिया। आप यहाँ पे भी न्यू लाइन लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये दोनों ही सेम काम करेंगे। तो यहाँ हमने प्रिंटफ न्यू लाइन लिख दिया, इससे क्या हुआ, हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला गया। ये करने की बजाय अगर आप यहाँ पे भी न्यू लाइन लिख देते हो तो भी आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और ये न्यू लाइन ने सिर्फ इतना काम किया, ये प्रिंट नहीं होगा, ये सिर्फ इसने क्या किया, इसको नई लाइन में लेकर आया। न्यू लाइन का मतलब है हमारे कंपाइलर को बताना कि आगे जो भी काम करोगे आप वो उसको नई वाली लाइन से शुरू करना, पिछली वाली लाइन के साथ मत करना। तो न्यू लाइन से हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया आउटपुट स्क्रीन पे। और उसके बाद इसने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करा दो। ये स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लिकेशन को, तो इसको एज इट इज प्रिंट कराएगा। ये इसने प्रिंट कराना है मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू लिखा है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमारी लाइन भी एवेल्युएट हो गई है। और नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, प्रिंटफ %d क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो वेरिएबल नाम क्या लिखा है, मल। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मल नाम के एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करा दो, जहाँ पे भी आपका कंट्रोल है। इस टाइम कंट्रोल यहाँ पे होगा। और हमारा नेक्स्ट मल के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, मल के अंदर वैल्यू हमारी 300 पड़ी है, तो इसने क्या प्रिंट करा देना है यहाँ पे 300। और नेक्स्ट क्या किया है हमने, फिर से नेक्स्ट वाला हमारा प्रिंटफ आया, इसके अंदर फिर से न्यू लाइन आई, न्यू लाइन से हमारा कंट्रोल अगली लाइन में गया। और ये हमने स्ट्रिंग है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी आपकी, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू लिखा है मैंने। और उसके बाद क्या लिखा है, %d div, यानी div वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको एज इट इज प्रिंट करा दे। और क्या पड़ा है हमारा 0, div के अंदर हमारा 0 पड़ा है, ये एज इट इज प्रिंट कराएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। नेक्स्ट ये लाइन भी हमारी सॉल्व होगी। एंड नेक्स्ट लाइन हम एवेल्युएट करेंगे, वो क्या कह रहा है, न्यू लाइन इसमें भी लगाया है, यानी कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेगा, ये रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन इज इक्वल टू। इस लाइन का पर्पस हमारा फिनिश्ड है, ये एग्जीक्यूट होगी। अब हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आया। नेक्स्ट लाइन ने क्या कहा है, %d, क्यों, क्योंकि ये मोड जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए %d। तो ये क्या कह रहा है, मोड में जो वैल्यू पड़ी है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दे। मोड के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास 10, तो यहाँ पे क्या है 10 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, ये लाइन हमारी एवेल्युएट होगी। अब हमारी कंट्रोल इस लाइन पे आया हमारा न्यू लाइन। ये क्या कर रहा है, इसने भी क्या कर रहा है, प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, जो कि हमारा आउटपुट फंक्शन है।
वो क्या कह रहा है, न्यू लाइन, यानी कि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ले जाओ, नेक्स्ट लाइन में ले जाओ। उसके बाद ए इज इक्वल टू, ए कोई भी जो यहाँ डबल कोट्स में लिखते हो वेरिएबल का नाम या कुछ भी अदर देन, या तो वो स्पेशल सिंबल नहीं है या वो क्वांटिफायर नहीं है, तो वो चीज़ क्या होती है, प्रिंट हो जाती है। ये ना तो ये ए इज इक्वल टू ना तो कोई क्वांटिफायर है, क्योंकि %d क्वांटिफायर है, %f क्वांटिफायर, क्वांटिफायर के लिए उसके आगे % लगा होना चाहिए, तो ये क्वांटिफायर नहीं है। ए नाम का वैसे भी कोई क्वांटिफायर नहीं होता, तो %d ये ए जो कोई क्वांटिफायर नहीं है, ए इक्वल टू कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। अगर कोई स्पेशल सिंबल होता है जैसे न्यू लाइन या टैब स्पेस, तो वो अवेल्यूएट हो जाता, यानी कि वो प्रिंट नहीं होता। अब क्वांटिफायर और स्पेशल सिंबल के अलावा जो भी स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में देते हो प्रिंटफ में, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो न्यू लाइन से क्या हुआ, हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आया। उसके बाद ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू। उसके बाद %d ने कंपाइलर को कहा कि राइट हैंड साइड में इसके बाद ये ब्रैकेट डबल कोट्स बंद होंगे और कॉमे के बाद राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल लिखा होगा। तो उसने चेक किया कि हाँ वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल कौन सा, ए, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। %d का मतलब ये है, और ये क्या होगा, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो मैंने ए इज इक्वल टू लिखा है डबल कोट्स के अंदर, ये हमारी स्ट्रिंग है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ए लिखा है ये हमारा वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल की आउटपुट प्रिंट कराएगा। ये ए एज इट इज बस प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ दिखने के लिए है ये वैल्यू, ये हमारी कोई वैल्यू नहीं प्रिंट कराता, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो ये ए इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हुआ, और यहाँ पे ए लिखा है, ये वेरिएबल का नाम है, तो ये क्या कह रहा है, ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो ए के अंदर क्या पड़ा है हमारे पास, 11। उसके बाद मैंने न्यू लाइन नहीं यूज़ किया, ये लाइन हमारी फिनिश्ड है, ये एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन में ये देखिए, मैंने printf के अंदर न्यू लाइन नहीं लिखा, यानी कंट्रोल हमारा इसी लाइन में रहेगा। और सीधा क्या लिखा है मैंने, ये डबल कोट्स के अंदर b इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, b इज इक्वल टू, यानी कि इसके जस्ट बाद b इज इक्वल टू प्रिंट होगा। और उसके बाद %d क्या कह रहा है, b की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, ये दोनों मिलके हमारी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। ये क्या कह रहा है, b की वैल्यू प्रिंट करवानी है। b में क्या पड़ा है हमारे पास, 31। तो यहाँ हमने नहीं यूज़ किया न्यू लाइन, तो हमारा कंट्रोल उसी लाइन में रहा, उसी लाइन में हमारा प्रिंट हुई वैल्यू b की, इसकी वजह से। और नेक्स्ट क्या है हमारा, गेट ch, और प्रोग्राम यहाँ पे हमारा जो कर्ली ब्रेसेस हमारी मेन में शुरू की थी, मेन के बाद वो यहाँ पे बंद होगी। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट होगी। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे वर्क करता है। ये प्रिंट नहीं होता डबल कोट्स में चाहे लिखा हो। न्यू लाइन कैरेक्टर जो आपके स्पेशल सिंबल है, टैब स्पेस या फिर %d आपने डबल कोट्स में लिखा है, तो वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते, वो अवेल्यूएट होते हैं। उसके अलावा कोई स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में लिखते हो, जैसे यहाँ पे भी न्यू लाइन नहीं प्रिंट हुआ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हुआ, इक्वल टू प्रिंट हुआ, यहाँ पे सम ऑफ ए एंड बी प्रिंट हुआ, %d नहीं प्रिंट हुआ, ये सम की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ हुआ। यहाँ पे ये printf %d div की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ हुआ। तो ये हमारी printf की प्रॉपर वर्किंग मैंने आप लोगों को बता दी, किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो printf को। और ये हमारे सारे अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सबको हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर पूरी तरह से रन करके एग्जीक्यूट करके और समझ लिया है। और ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए ये हमारा फिनिश्ड है। और इसके बाद हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। थैंक यू।